है। भारतीय संस्कृति के इतिहास में विजयनगर राज्य का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तुंगभद्रा नदी की घाटी में ब्राह्मण, जैव तथा शैव धर्म के प्रचारकों ने कन्नड़ भाषा को अपनाया, जिसमें रामायण, महाभारत तथा भागवत की रचना की गई है। अब तक का ज्ञात इतिहास यह बताता है कि समृद्धि, युद्ध कौशल, व्यापार, वास्तुकला, विशाल किलेबंदियां, जल प्रबंधन जैसे लगभग हर मामले में विजयनगर के शासक अपने वक्त से बहुत आगे थे। 10. बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। आपने उस हंसोड़ दरबारी की कहानियां तो सुनी होगी और किताबों में खूब पढ़ा होगा। तो ये हंसोड़ दरबारी थे तेनालीराम। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय और उनके सलाहकार तेनालीराम की मस्ती भरी कहानियां सबको लुभाती हैं। इनका नाम तो वैसे रामलिंगम था, लेकिन तेनाली गांव का होने के कारण सभी इन्हें तेनालीराम कहते थे। विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय की मौत के बाद उन जैसा कोई प्रतापी राजा नहीं हुआ। कृष्णदेव राय के बाद अयोग्य शासकों ने विजयनगर पर शासन किया, लेकिन वह बाहरी आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर पाए। तुलुव वंश का अंतिम राजा सदाशिव परंपरा को कायम न रख सका। सदाशिव के बाद राम राय ही विजयनगर राज्य का स्वामी हुआ और इसे चौथे वंश अरविंदु का प्रथम सम्राट भी मानते हैं। शताब्दियों से दक्षिण भारत के हिंदू नरेश इस्लाम का विरोध करते रहे थे। इस कारण उनकी बहमनी सुल्तानों से शत्रुता बढ़ती ही गई। मुसलमानी सेना के पास अच्छी तोपें तथा हथियार थे, इसलिए विजयनगर राज्य के सैनिक इस्लामी बढ़ाव के सामने झुक गए। विजयनगर शासकों द्वारा नियुक्त मुसलमान सेनापतियों ने राजा को ही गिरवा दिया। सन 1565 ईस्वी में तलीकोट के युद्ध में राम राय मारा गया। मुसलमानी सेना ने विजयनगर को नष्ट कर दिया, जिससे दक्षिण भारत में भारतीय संस्कृति की क्षति हो गई। लगभग 225 वर्षों के बाद 1565 में राज्य की भारी पराजय हुई। हालांकि उसके बाद भी यह थोड़े रूप से 70 वर्ष तक और चला। कमजोर शासकों के कारण इस साम्राज्य का पतन हो गया। कि भव्यता देख पुर्तगाल के यात्री डोमिंगो पेस ने इसकी तुलना उस दौर में दुनिया के सबसे समर्थ माने जाने वाले रोम से की थी। पेस ने इस नगर को विश्व का सबसे अच्छा भंडारण वाला शहर बताया था। यहाँ के बाजार चावल, गेहूं, चना, भारतीय मकई, जौ और कई तरह की दालों से भरे रहते थे। पेस ने विजयनगर में हर चीज बेहद सस्ती होने का खास तौर पर जिक्र किया था। उस दौर में यहाँ आए एक और पुर्तगाल यात्री फर्नोवो नूनिस के यात्रा वृत्तांत से भी इस बात की तस्दीक होती है। विजयनगर के बाजारों में गैर शाकाहारी चीजें भी बहुतायत में बिकती थी। नूनिस ने भेड़, बकरी, सुअर, हिरण का मांस, तीतर, खरगोश, कबूतर, बटेर और कई पक्षियों के अलावा चूहे, बिल्लियों और छिपकलियों तक के बिकने के बारे में लिखा है। नंबर 8। 15वीं शताब्दी में फारस के राजदूत अब्दुल रज्जाक भारत के कालीकट शहर आए थे। उस समय विजयनगर के शासक राजा देवराय द्वितीय थे। जब वो विजयनगर आए तो वहां का वैभव देखकर दंग रह गए। उन्होंने अपने दस्तावेजों में लिखा है कि विजयनगर के राजा ऊंचे ऊंचे 40 स्तंभों वाले आलीशान दरबार में बैठे थे। दरबार के दोनों तरफ कई ब्राह्मण और दूसरे लोग बैठे थे। राजा देवराय ने हरे साटन की चमकदार पोशाक और मोतियों का हार पहन रखा था। रज्जाक विजयनगर में 1 साल तक रहे। उनके मुताबिक देवराय द्वितीय का राज्य श्रीलंका से गुलबर्ग और बंगाल से मालाबार तक फैला हुआ था। अपनी विजयनगर यात्रा के दौरान वहां के लोगों के रहन सहन और साज सज्जा देख वह हैरत में पड़ जाते। उन्होंने देखा कि राज्य का हर व्यक्ति सोने चांदी के आभूषण पहनता है। शहर में जगह जगह मंदिर, उद्यान और महलों का जिक्र रज्जाक ने सुखद आश्चर्य के साथ किया है। राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर के नायाब किलेबंदी से भी चकित हो गए थे। वह बताते हैं कि विजयनगर की किलेबंदी 7 घेरों की थी। ऊंची दीवारों से न केवल किले को घेरा गया था, बल्कि शहर, कृषि क्षेत्र और जल स्रोतों की भी घेरेबंदी की गई थी। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती। इमारतों की चिनाई में गारे का इस्तेमाल नहीं हुआ था। पत्थरों को एक दूसरे में फंसाकर जोड़ा जाता।
दीवारों के अंदर मिट्टी और मलबा भरा जाता था। आज के इतिहासकारों को बड़ा कौतूहल है कि विजयनगर की किलेबंदी में खेतों को भी घेरने का क्या कारण हो सकता है। इसका अनुमान यह लगाया गया है कि जब आक्रमणकारी सेना किसी राज्य पर हमला करती थी तो सबसे पहले रसद पानी को बंद कर दिया जाता था। ऐसा घेराव कुछ महीनों से लेकर साल भर तक चलता, इसलिए विजयनगर में खेतों को भी घेरा गया था ताकि किसी बाहरी आक्रमण के समय खाने पीने की वस्तुओं की कमी नहीं हो जाए।